नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक में। और मैं हूं आपके साथ कंचन औटियाल। इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम बात करते हैं बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही लेते हैं सुझाव हमारे खास एक्सपर्ट्स के जरिए। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं आज के खास मेहमान सीए नितिन गामी जी के साथ और देखते हैं कि आज वो आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा स्टॉक लेके आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो एंड आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार जी। सर, आज कौन सा स्टॉक लेके आए हैं व्यूअर्स के पोर्टफोलियो के लिए जो आने वाले टाइम पे अच्छा खासा मुनाफा देने का दम रखता है? बिल्कुल कंचन जी, आज आपके दर्शकों के लिए आपके शो के माध्यम से एक बढ़िया स्टॉक लेकर आया हूं जिसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग है। कंपनी की मैनेजमेंट बहुत ही स्टेबल और स्ट्रांग है। दोनों वर्ड यूज करूंगा, स्टेबल भी है और स्ट्रांग भी है। ग्रोथ ईयर ऑन इस पे बहुत ही जबरदस्त स्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है। मार्केट लीडर है, मार्केट के अंदर इसकी मार्केट शेयर है इस प्रोडक्ट के अंदर में, इस डोमेन के अंदर में। और सबसे बड़ी बात, जिस सेगमेंट में ये कंपनी बिलोंग करती है उस सेगमेंट की अपनी अलग एक ग्रोथ स्टोरी है जो कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ मैच करके चल रही है। ऑटो एंसिलरी की एक कंपनी है एनआरबी बियरिंग। बियरिंग एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी भी इंडस्ट्री में, बेसिकली इनका प्रोडक्ट जो एनआरबी बियरिंग जो है, वो जो बियरिंग बनाते हैं बेसिकली व्हीकल बियरिंग बनाते हैं। बट धीरे धीरे इनके ग्रोथ प्लान के अंदर में इंडस्ट्रियल बियरिंग की तरफ भी मैनेजमेंट ने सोचना स्टार्ट कर दिया है। पिछले 5 सालों से हमने देखा है ऑटो सेक्टर के अंदर में जिस हिसाब से ग्रोथ बनी है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ मैच करते हुए, तो 23% प्लस सीएजीआर के हिसाब से ये सेक्टर ग्रोथ कर रहा है। और ऑटो सेक्टर के अंदर में ऑटो एंसिलरी एक ऐसा पार्ट है जो साथ साथ चलता है और उसमें भी बेयरिंग एक ऐसा प्रोडक्ट है कंचन जी जिसके लिए कहा जाता है कि आप गाड़ी एक बनाएंगे लेकिन उसके अंदर में कम से कम आपको 500 प्लस बेयरिंग आपको लगेंगी, छोटे बड़े हर चीज के अंदर, हर पार्ट्स के अंदर में जो मूवमेंट कर सकती है कोई भी पार्ट्स अगर, तो उसको बेयरिंग की जरूरत पड़ती है। तो आते हैं अगर हम इस कंपनी के ऊपर में, तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी को। हम किसी भी कंपनी को हम सबसे पहले टेस्ट करते हैं उसके सेल्स वॉल्यूम से, सेल्स के ग्रोथ से। आप एनआरबी बेयरिंग की अगर सेल्स देखो 2020 में नो डाउट लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा सेल्स के ऊपर में प्रेशर पड़ा था। वो ओवरऑल ग्लोबली वो प्रेशर पड़ा था, हर कंपनी में प्रेशर पड़ा था, तो ये कंपनी भी उससे कुछ अछूती नहीं रही थी। तो मैं 2020 को अगर बात भी कर दूं अगर, तो 2021, 22 एंड 23 के अंदर में आप इसकी सेल्स की ग्रोथ देखिए, 762 करोड़ से 944 करोड़ और 944 करोड़ से 1057 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑलमोस्ट 23-25% का ग्रोथ एक बहुत जबरदस्त और मायने रखता है इस इंडस्ट्री के अंदर में जहां पर कंपटीशन जो है कट थ्रोट कंपटीशन है। ग्रे मार्केट काफी बड़ा है। ग्रे मार्केट के ऊपर मैं बाद में आता हूं क्योंकि ग्रे मार्केट का चैलेंज इस कंपनी को कहीं ना कहीं हमेशा बना रहता है और कंपनी कई सारी इनिशिएटिव लेती है कि ग्रे मार्केट से अपने प्रोडक्ट्स को साइड कर सके। इसीलिए मैंने कहा कि एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है इस कंपनी के पास में, जो कई सारे जगहों पर इन्होंने पहले भी ग्रे मार्केट के ऊपर में अटैक किया है और जो फॉल्स प्रोडक्ट होते हैं, जो नकली प्रोडक्ट होते हैं, उसको उन्होंने मार्केट से आउट किया है। मार्केट शेयर आज के दिन में एनआरबी बियरिंग की ऑलमोस्ट 80+% है। मतलब आप 100 में से अगर 80 गाड़ी अगर देखेंगे तो कंपनी का भी दावा ये है, प्लस डेटा भी यही कहता है कि 100 में से 80 गाड़ी में एनआरबी बियरिंग यूज होती है। सेल्स के बाद में और मार्केट शेयर के बाद में अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी की जो है वो 10.44 इन 2021 से आज 13.88 पहुंच गई है, जो कि लास्ट 2 सालों के अंदर में ऑलमोस्ट 30% का जंप है। सो रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बढ़िया है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स में सारे फैक्टर्स काफी पॉजिटिव है एक्सेप्ट वन फैक्टर, डेब्ट इक्विटी रेशियो खराब नहीं है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इसलिए मानता हूं कि डेब्ट इक्विटी रेशियो 0.5 के आसपास है। इसका मतलब यह है कि इसको मैं लेमन लैंग्वेज में आपके दर्शकों को समझाऊं तो कंपनी के पास में डेब्ट ना के बराबर है और इक्विटी बहुत है। मतलब कंपनी ने उधार जो है वो बिल्कुल ना के बराबर लिया हुआ है, लेकिन पैसा इनके पास इतना है कि ये जब चाहे उस समय अपने डेब्ट को जो भी लिया हुआ है उसको चुका सकते, उसके बावजूद इनके पास में पैसे बच जाएंगे। सो कंपनी और मैनेजमेंट अभी इस समय में इनके पास जो इक्विटी रखी हुई है इसको कैसे यूटिलाइज करना है, क्योंकि इक्विटी देखिए बैंक में रखने से रिटर्न नहीं आता है। इक्विटी को कैपिटलाइज करना होता है, कैपिटल एसेट्स में खर्च करने होते हैं, तब जाके उसका रिटर्न आता है। तो कंपनी के पास इक्विटी काफी है, डेब्ट कम है और यही एक कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाला चीज है, बिकॉज कहीं ना कहीं मैनेजमेंट डेफिनेटली
डेफिनेटली इसके ऊपर में सोच रही होगी, प्लान कर रही होगी कि किस तरह से उस इक्विटी को यूज किया जा सके। इसके अलावा अगर हम अर्निंग पर शेयर देखें या बुक वैल्यू देखें, ये भी बहुत ही बढ़िया है। अर्निंग पर शेयर की अगर मैं बात करूं तो पर शेयर कंपनी 9 रुपए कमाती है। 9.57 का अर्निंग पर शेयर इनका मार्च 2023 के फाइनेंशियल्स के हिसाब से बना हुआ है। तो ये सब फंडामेंटल्स है जो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाते हैं कि कंपनी के अंदर में ग्रोथ के लिए काफी मटेरियल है। ये हुई फंडामेंटल की बात। अब मैं आता हूं टेक्निकल पे। तो टेक्निकल चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो कंपनी ने ऑलमोस्ट जो है ब्रेकआउट जो था, पहला ब्रेकआउट जो था वो 198 199 के आसपास था, जो कि उसने अभी लास्ट वीक ही 5 जुलाई को उसने दिया है और अभी फिलहाल 230 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा पीछे अगर हम चले जाते हैं तो इसने कंपनी ने, इसके शेयर ने टेक्निकली काफी दिनों तक 150 और नीचे में 130, 120, 30 और 150 के बीच में ट्रेड कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। और उस समय में कहीं ना कहीं जो है सो ये धारणा बनने लग गई थी कि कंपनी की ग्रोथ और फंडामेंटल जिस हिसाब से अच्छे हुए हैं तो कंपनी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देगी और ऊपर की तरफ चलना शुरू होगा, क्योंकि निगेटिव न्यूज कहीं पे भी नहीं थी कंपनी के पास में। इवन ब्रोकर हाउसेस के जो ऑडिट होती है, ब्रोकर हाउसेस के जो कॉल आते हैं उसमें भी 100% कॉल इनके जो थे वो बाइंग के तरफ ही थे, सेलिंग के लिए शायद ही कोई रेडी रहा था। अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूं, ओवरऑल प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, एफआईआई डीआईआई कंट्रीब्यूशन या फिर पब्लिक की कंट्रीब्यूशन, देखिए बहुत बढ़िया और स्कैटर्ड वे में बहुत बढ़िया ढंग से इनकी कंट्रीब्यूशन बनी है। 50% जो होल्डिंग है वो प्रोमोटर्स की है, 20-25% जो है होल्डिंग वो एफआईआई डीआई की है और बाकी जो है वो पब्लिक के पास है। तो बहुत ही बैलेंस्ड वे में ये टोटल शेयर होल्डिंग जो है वो बटी हुई है, जिससे कंपनी के अंदर में थ्रेट की संभावना जो है बहुत कम हो जाती है। आगे की ग्रोथ स्टोरी को अगर हम देखें तो कंपनी के पास ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया है, मार्केट शेयर बहुत बढ़िया है, 230 के आसपास जो आज शेयर ट्रेड कर रहा है। मैं रिकमेंड करता हूं कि इसके अंदर में अगर बाइंग करते हैं तो पहला टारगेट 270 275 का, जो कि शॉर्ट टर्म टारगेट है, जो कि मेरा टारगेट का टाइम पीरियड 3 महीने का ही रहेगा 270-75 के लिए। अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाहता है तो मैं बोलूंगा इससे बढ़िया कंपनी मुझे अभी फिलहाल ऑटो एंसिलरी में और खास करके बेरिंग सेगमेंट के अंदर दूसरी नहीं दिख रही है। लॉन्ग टर्म के अंदर में 1 से 1.5 साल के अंदर में ये स्टॉक मुझे 360 या 380 टच करता हुआ दिख रहा है। ये भी कंसोलिडेटेड जिससे कंजर्वेटिव टारगेट है थोड़ा सा, जो मैं 360 380 बता रहा हूं। अदरवाइज जिस हिसाब से मैं निफ्टी को देख रहा हूं आगे 1.5-2 सालों के अंदर में 25,000 प्लस, तो मुझे लगता है कि 450 का प्राइस ये स्टॉक 1.5 से 2 सालों के अंदर टच कर जाएगा। सो ओवरऑल मैं अगर बोलूं कट शॉर्ट अगर, तो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बढ़िया स्टॉक है। फंडामेंटल अच्छे हैं, टेक्निकल अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छी है, मार्केट शेयर अच्छा है। तो सारे फैक्टर जब अच्छे हैं तो क्यों नहीं इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया जाए। जी, तो सर जिस कन्विक्शन के साथ आपने स्टॉक के बारे में सारी की सारी जानकारी दी है, चाहे वो ग्रोथ स्टोरी के बारे में बात हो, चाहे वो फंडामेंटली कंपनी की चीजें हो, या तो फिर टेक्निकली बेसिस पे कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपसे ले ली है। साथ ही साथ हमने देख लिया है कि हमें आने वाले टाइम पे कितने टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसके बीच में आपने हमें एक चीज और बताई कि आने वाले टाइम पे हमें निफ्टी के कितने टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो हमें इस पोर्टफोलियो पिक के जरिए एक और एड ऑन एक पिक दिख गया है, एक और हमें टारगेट्स दिख गए हैं जो कि है निफ्टी के। इसके अलावा कोई और एड ऑन इन्फॉर्मेशन या कोई डिस्क्लेमर आप शेयर करना चाहते हैं? मैं डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर यही दूंगा कि मेरे पास ये स्टॉक पोर्टफोलियो में है। मैं अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड कर रहा हूँ लास्ट 1-2 महीने से कंटिन्यू, और इस शो के माध्यम से अब आपके दर्शकों को आज भी रिकमेंड किया हूँ। साथ में ये भी बोलूंगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को, रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करें, तो इससे आपके फाइनेंशियल वेल्थ को डिसाइड करने में ज्यादा अच्छा रहता है। जी, तो थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी, साथ ही साथ बढ़िया स्टॉक देने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू कंचन जी। तो ये थे सीए नितिन गामी जी, जो लेके आए थे आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बहुत ही उम्दा स्टॉक। बस ऐसी स्टॉक्स की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।